यहाँ लगेगा। हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में किन किन गढ़ों का इसमें समावेश है। आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ का नामकरण अच्छे से पढ़ लिया है। कई यहाँ पर विद्वान, कई साहित्यकार, कई यहाँ पर यात्री आए थे, उन्होंने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ का नामकरण किया है। अब इसी में आते हैं जो ह्वेनसांग है, चीनी यात्री ह्वेनसांग है, उसने अपनी रचना जो है उसमें कहा था छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, किया सलो। लिखे हो ना, ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ को क्या बोला था, किया सलो, ऐसा करके नामकरण उसने दिया था। तो किया सलो को ही कोसल मान के चले हम, दक्षिण कोसल को लोग, विदेशी लोग क्या बोलेंगे, किया सलो, इस टाइप से उन्होंने नामकरण किया था। हमने बहुत सारी अवधारणा पढ़ी थी कि छत्तीसगढ़ का नामकरण किन किन आधारों पर छत्तीसगढ़ हुआ है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यहाँ पर क्या आया था इतिहास के हिसाब से, कि छत्तीसगढ़ों का यहाँ पर औचित्य होने के कारण उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के अनुसार इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में अब कौन कौन से गढ़ है यह भी जानना होगा, क्योंकि आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य में छत्तीसगढ़ है कौन कौन से। नाम तो जानते हो छत्तीसगढ़, लेकिन वो 36 थे गढ़ कौन कौन से हैं, जो 18 हैं और इधर भी 18 हैं, उसको जान लेंगे तो एक क्लियरिटी यह हो जाएगा कि हाँ, हम जानते हैं कि हम जिस राज्य को छत्तीसगढ़ बोलते हैं आखिर वो छत्तीसगढ़ का नाम हुआ कैसे है, क्या ऑथेंटिक यहाँ पर गढ़ मिले हमको। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर हम देखेंगे एक शासक हुए थे कलचुरी काल में, राजा कल्याण साय। मैंने इससे पहले थोड़ा सा बताया था, इसमें भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो कलचुरी काल में एक शासक हुए थे राजा कल्याण साय। यहाँ पर दो इतिहासकारों का मत इनके साथ जुड़ जाता है। एक इतिहासकार है बाबू रेवाराम, जो रतनपुर के निवासी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार और कवि रहे हैं। तो बाबू रेवाराम के अनुसार, ये इतिहासकार हैं, तो उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जो कल्याण साय है और एक मंडला का अधिकारी है, राजस्व अधिकारी, उन दोनों के बीच में विवाद हो गया था। दोनों के बीच में विवाद हो गया था। आप लोग ज़्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि बहुत लिखिएगा तो काफ़ी फुल हो जाएगी। शॉर्ट में लिखिएगा जो जरूरी होगा वह, क्योंकि यह मैं आपको गढ़ व्यवस्था तक ले जाने वाली हूँ। इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर थे बाबू रेवाराम के अनुसार, उन्होंने बताया कि जो राजा कल्याण साय थे उनके मत के अनुसार, है ना, दो मत अलग अलग थे। जैसे छत्तीसगढ़ का नामकरण का मत अलग अलग है, लेकिन एक को हम आधार मानते हैं, तो यहाँ पर भी राजा कल्याण साय के साथ जुड़ जाता है दो तीन मत। दो मत इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं, 5-6 मत हैं, तो यहाँ पर दो मत ज़्यादा उनसे सर्टिफाइड होते हैं, तो उसको मैं रख रही हूँ यहाँ पर। बाबू रेवाराम के अनुसार हम देखते हैं सबसे पहले। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो राजा कल्याण साय थे वो क्या हुआ, यहाँ पर जो मंडला का एक राजस्व रेवेन्यू अधिकारी था, क्योंकि मुगल सम्राट का रेवेन्यू अधिकारी सब तरफ फैले रहते हैं, तो मुगल दरबार का ही, मुगल सम्राट का ही भेजा हुआ, नियुक्त किया हुआ जो यहाँ पर मंडला क्षेत्र है वहाँ पर रेवेन्यू का अधिकारी था, राजस्व का अधिकारी था। तो राजा कल्याण साय का भी इसी क्षेत्र से वास्ता पड़ता रहा है। तो दोनों के बीच में विवाद हो गया और वो विवाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको राज दरबार में बुलवाया गया, उनको 8 साल तक नज़रबंद के हिसाब से रखा गया और इसी हिसाब से उनको काम भी करवाया गया कि आप इस राज्य में ये आप बही खाता करोगे। तो ऐसे में क्या हुआ, सज़ा क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। अगर कहाँ इनको कुछ प्रकार से इनको पनिशमेंट टाइप कर दिया गया, कोई सज़ा जैसा इनको इनके साथ ट्रीट किया, उनके हिसाब से सज़ा थी, लेकिन हमारे हिसाब से क्या हो गया, वरदान हो गया। वहाँ पर मुगल दरबार में इन्होंने पूरी रेवेन्यू व्यवस्था सीखी, ठीक है, कैसे दरबार में उन्होंने अपने मुगल सम्राट का दरबार, मतलब बहुत अच्छा रेवेन्यू सिस्टम रहता है उनके यहाँ भी, तो वो रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने धीरे धीरे 8 साल में सीख ली। बताया जाता है कि जब वापस आए तो यही रेवेन्यू सिस्टम ये छत्तीसगढ़ में लागू किए थे। तो एक बहुत ही अच्छा जो सिस्टम था जो यहाँ पे चालू हो, जो आज तक आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं, आवाज़ आ रही है, सबकी चिंता मुक्त बाहर, सब चिंता बाहर है ना, कॉन्सेंट्रेट हो ना क्लास में, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखते हैं तुझके जहांगीरी, आवाज़ कर दे, ठीक है, तुझके जहांगीरी, ठीक है, इतना चलेगा, हाँ।
अब दूसरा यहाँ पर साहित्यिक स्रोत मिलता है हमको, इतिहास के अनुसार साहित्यिक स्रोत जो मजबूत प्रमाण मिलते हैं वो है तुजुक ए जहांगीरी। ये जहांगीर नामा है इसका नाम, मतलब तुझके जहांगीरी का भी अनुवाद किया गया था, तो जहांगीर नामा भी याद रख सकते हो। तो उसके अनुसार जो जहांगीर का पुत्र था परवेज खान, तो यहाँ पर उन्होंने बताया जहांगीर नामा में खुद जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जो मेरा पुत्र है परवेज, वो कल्याण साय के विरुद्ध सेना भेजकर, ठीक है, उनको अब अरेस्ट करके उनको बंदी बनाकर कहाँ लेकर आया, मुगल दरबार में लेकर आया। यहाँ पर इतना है। और उसको बताया, उन्होंने बताया, जो मुगल शासक है उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र परवेज ने उस कल्याण साय राजा को, राजा भी नहीं बोले थे, जमींदार बोले थे, कल्याण साय जमींदार को लेकर आए थे। वो तो रतनपुर का जमींदार थे, जमींदार बोला गया। और यहाँ पर राजा कल्याण साय कुछ भेंट लेकर गए थे, हाथी, कुछ जवाहरात होता है वह भेंट लेकर भी गए थे। तो ये दो प्रमाण मिलता है कि वो मुगल दरबार में रहे हैं। अब झट से आगे बढ़ते हैं इसी चीज से। तो यहाँ पर जो मुगल दरबार में रहे थे, वहां पर जितनी वहां पर रहकर 8 सालों तक रेवेन्यू उन्होंने सीखा था, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ों का विभाजन उत्तर में और 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में। उन्होंने आकर यह व्यवस्था यहाँ पर चालू किया था, बही खाता वगैरह चालू किया था। आगे चलते हैं इसमें। अब हम देखते हैं उसके बाद हम जब फाइनली कलचुरी शासन में हम फाइनली देखते हैं तो हमको छत्तीसगढ़ में पूरा एक प्रशासनिक ढांचा हमको निखर कर आता है। जब आप कलचुरी शासन पढ़ेंगे तो ये पूरा प्रशासनिक ढांचा आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। पूरा प्रशासनिक ढांचा में अधिकारियों का आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं गढ़, यहाँ पर आप देखते हैं आपको गढ़ व्यवस्था यहाँ पर मिल गया, ठीक। गढ़ व्यवस्था में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाता है। ये सबसे इसकी प्रमुख ऊंचाई होती है, जो सबसे इसका प्रमुख हेड होता है उसको बोलते हैं राष्ट्र, मतलब पूरी व्यवस्था का प्रमुख होता है राष्ट्र। और इसके राष्ट्र के प्रमुख को क्या बोला जाता है, राजा। ये इसके जो प्रमुख होते हैं राजा, मतलब इस सिस्टम का जो, समझ गए, इस सिस्टम, ये ग्राम है, बरहो है, गढ़ है, मंडल है, जनपद है, विषय है, राष्ट्र, इन सब में जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वह राष्ट्र कहलाती थी और राष्ट्र के प्रमुख को राजा बोला जाता था। फिर यहाँ पर आता है विषय, उसके नीचे एक और डिवाइडेशन मिलता है, जैसे कि आपको देखते हो राजधानी, राजधानी के नीचे आपको मिलेंगे यहाँ पर जिले, जिले के नीचे आपको मिलेंगे क्या, विकासखंड, विकासखंड के नीचे तहसील, तहसील के नीचे गांव मिलेंगे। बस वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही उन्होंने बांटा था। यहाँ पर एक इकाई, इस राष्ट्र को विषयों में बांटा गया था, कई प्रकार के विषय थे, विषयों में डिवाइड कर दिए। जैसे कि ये पूरा राष्ट्र है, ये राष्ट्र है, इसको विषय में बांट दिया गया था, ऐसे करके विषय। और इसके प्रमुख को बोला जाता था विषयपति। विषयपति। अब अगला आप देख रहे हैं जनपद। जनपद आज भी सुनते हैं आप। जनपद, जनपद देखिए विषय थोड़ी बड़ी इकाई हो गई, उसी के अंदर अगर ऐसे ऐसे बांट देंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, जनपद। उसी के अंदर बंटवारा हो रहा है फिर, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे प्रशासन को नहीं संभाल सकता है, राजा भी पूरे प्रशासन को अकेले नहीं संभाल सकता है, उसको अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत रहती है, उसके बिना वो कैसे प्रशासन संभाल सकता है, सबसे मिलकर ही तो अच्छा प्रशासन बनता है। तो यहाँ पर जो उसके बाद जनपद में बटा, तो यहाँ वाले को क्या बोला गया, इसके प्रमुख को मंडलाधिपति। ये मंडलाधिपति। और यहाँ पर जो आते हैं मंडल, जनपद के नीचे जस्ट मंडल, इसी के अंदर समझ लो और बांट दिए, तो यहाँ वाले को क्या बोल दिया गया, मंडल। अंदर देखो प्रशासन विभाजन हो रहा है ना, तो इसको इसके प्रमुख को बोला जाता था मांडलिक। मांडलिक थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ इसके हेड को भी याद रखिएगा, ये यही सब एग्जाम में आते हैं।
फिर आते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं गढ़। छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था, गढ़ के प्रमुख को, देखो इन सबको भी फिर बांटा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा गढ़ व्यवस्था। जब इसको बांटे और छोटी छोटी इकाई में तो गढ़ हो गया, तो वही छत्तीसगढ़ का हमको गढ़ मिल रहा है। तो ये गढ़ हो जाएगा, गढ़ के प्रमुख को बोलते हैं गढ़ाधिपति। गढ़ाधिपति या दीवान, इन्हीं के प्रमुख को बोला जाता है दीवान भी। दीवान या, दोनों को लिख लेंगे, दोनों ही इसका उत्तर है, गढ़ाधिपति या दीवान। अब नीचे आते हैं बरहो। बरहो में आप देखिएगा कि बरहो के प्रमुख को दाऊ बोलते हैं, और बरहो के प्रमुख के दाऊ से क्वेश्चन बारंबार आ चुके हैं। इसके प्रमुख को दाऊ बोला जाता है। और सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी प्रशासन की? ग्राम। ग्राम के प्रमुख को गौटिया। ये ग्राम के प्रमुख को गौटिया का उपाधि है यहाँ पर। ये सब पद है ना, गौटिया आज आप सुनते हो, किसी को बोलते हैं, वो नाम नहीं है, वो प्राचीन काल से चला आने वाला पद है। और गौटिया एक ऐसा पद है कि कलचुरी काल में भी चला है ये पद, मराठा काल जब आया है तो भी इसको नहीं हटाया गया है इस पद को, कालांतर तक निरंतर चलने वाला यह पद बना रहा है। तो गौटिया। हम यहाँ पर देख रहे हैं गढ़, गढ़ व्यवस्था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि एक गढ़ में 84 गांव हुआ करते थे। जो ये आप गढ़ पढ़ रहे हो, आप जो छत्तीसगढ़ का गढ़ पढ़ रहे हैं, वो एक गढ़ होता था, एक एक गढ़ अलग अलग बटा हुआ था। जो छत्तीसगढ़ है, एक गढ़ में 84 गांव होते थे। यह 84 गांव से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक गढ़ में 84 गांव होते थे। अगर इस गांव के हिसाब से देखेंगे तो 84 गांव होते थे, और बरहों के हिसाब से देखेंगे तो 7 बरहो होते थे। या ऐसे कर लीजिएगा, 7 बरहो लिख लो, फिर मैं इतना समझा देती हूँ। लिख लिए, अब दोबारा समझा देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। यह जो रेवेन्यू सिस्टम बना था, ये सब किस लिए बने थे? ये सिस्टम राजस्व व्यवस्था संग्रहित करने के लिए, शासन को मजबूत बनाने के लिए। हर जगह से ग्राम से रेवेन्यू निकल रहा था, रेवेन्यू कौन लेगा? बरहों में जाएगा, बरहों से गढ़ों में जाएगा, ऐसे कर करके वो राजा तक पहुंचता था। ठीक है, यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी बटी हुई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रशासन की सबसे ऊंची इकाई, प्रमुख इकाई कौन सी थी? राष्ट्र थी। राष्ट्र के प्रमुख को, हेड को राजा बोला जाता है। और यहाँ पर उसके बाद जो उसको बांटा गया वो विषयों में बांटा गया। विषयों के प्रमुख को, एक एक विषयों को प्रमुख को विषयपति बोला गया। उसके नीचे उसको जनपद में बांट दिया गया। जनपद के प्रमुख को मंडलाधिपति बोला गया। फिर नीचे आते हैं तो मंडलों में बांट दिया गया। मंडल के प्रमुख को मांडलिक बोला गया। उसके नीचे हम जिस व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, गढ़ व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था के प्रमुख को, एक गढ़ के प्रमुख को क्या बोला गया? दीवान या गढ़ाधिपति। दोनों ही आंसर इसका सही है। और उसके बाद उसी को फिर बांटा गया बरहों में। तो यहाँ पर बरहों के हिसाब से ये चला, लेकिन ये बरहों, 7 बरहों को मिलाकर एक गढ़ बनता था। एक गढ़ का जो आप व्यवस्था देखेंगे कि एक गढ़ के अंदर संभालने के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कहाँ से आते थे? 7 बरहों से आते थे। मतलब 7 बरहों को मिलाकर एक गढ़ बनता था। और उसी के नीचे ग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर 84 गांवों का एक ऐसा समूह गढ़ बन जाता था। ठीक है, तो अपन को गढ़ ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर। तो इस तरह से हम गढ़ व्यवस्था की ओर आगे बढ़ गए। अब हम देखेंगे आगे कि अब गढ़ व्यवस्था में कौन कौन से गढ़ थे यहाँ पर। अब हम बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था की ओर कि कैसे कैसे डिवाइडेशन था। यहाँ से मान लो ये छत्तीसगढ़ से ये छत्तीसगढ़ से ऐसे शिवनाथ नदी बह रही है। यहाँ से महानदी से मिली, फिर आगे निकल गई मैया नदी। ये नदी ऐसे बह रही है। तो जो कलचुरी शासक हैं कल्याण साय और मिस्टर चिस्म जो हुआ करते थे, उन्होंने भी यह डिफाइन किया है कि यहाँ पर जो गढ़ व्यवस्था के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, शिवनाथ नदी, यह है शिवनाथ नदी का प्रवाह क्षेत्र। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे।
जो रतनपुर राज्य में 18 गढ़ आते थे। 18 गढ़ रतनपुर राज्य में शामिल थे, क्योंकि ऊपर बिलासपुर है, आप याद कर रहे हो, शिवनाथ नदी के ऊपर क्या है, बिलासपुर का एरिया है, तो वो रतनपुर का शासक वहां बैठते थे। तो रतनपुर राज्य में 18 गढ़ आते थे। और शिवनाथ नदी के दक्षिण में, ये उत्तर की बात हो गई, और शिवनाथ नदी के दक्षिण में, ये दक्षिण कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये उत्तर। और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ यहाँ भी आते थे, 18 गढ़ यहाँ भी थे, जो रायपुर राज्य में आते थे। इस प्रकार से शिवनाथ नदी को एक विभाजक रेखा माना गया। आप देखते हो किसी भी गांव का, किसी भी पारा, बस्ती या क्षेत्र का डिवाइडेशन कुछ चीजें करती हैं, या तो नदी करेगा, या तो पहाड़ों का श्रृंखला करेगा, या फिर कुछ और चीजें होंगी वह भी करेगा, या तालाब करेगा, या कुछ डिवाइडेशन जो बनता है वह करेगा। तो यह नदी बहुत बड़ा डिवाइडेशन का काम किया, इसी को आधार माना गया। और 18 गढ़ ऊपर, 18 गढ़ नीचे को, दो अलग अलग इसको क्षेत्र बांटते हुए पूरे समूह को क्या बोला गया, छत्तीसगढ़। 18 18 36 हो जाते हैं, इस हिसाब से छत्तीसगढ़ यहाँ से समझ में आने लगा था। चले आगे, ये चीजें आप शुरू से ध्यान में रखना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाफागढ़ किस वाले क्षेत्र में आता है, लाफागढ़ का जो गढ़ है वो किस जिले में पड़ता है। तो आपको याद है लाफागढ़ हम पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें आप पढ़ चुके हो, लेकिन कुछ चीजें आपको नया मिलेगा एकदम, जो कभी नहीं पढ़े हो ना कभी सुने हो, लेकिन उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं नदी, यहाँ से नदी निकल रही है, ये शिवनाथ नदी। चलो मैं इसको बना देती हूँ। ऐसे करके मैंने नदी यहाँ पर निकाल दिया। ऐसे करके मैंने नदी को इधर निकाल दिया है, ये बढ़िया दिख रहा है। ये है क्या, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में गढ़ों को आपको पता नहीं होगा अब तक कि हम छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बड़े फराटे से बोलते हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ कौन कौन से हैं वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर समझना होगा, और नए नाम मिलेंगे यहाँ पर, उसको भी समझना होगा। यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो यहाँ पर रतनपुर का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र रतनपुर पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र रतनपुर राज्य में आएगा, जहां पर 18 गढ़ आपको शिवनाथ नदी के उत्तर में मिलेंगे। अब देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिलासपुर, रतनपुर राज्य का सबसे पहले पकड़ लिए बिलासपुर। तो आपको यहाँ पर ये बिलासपुर मिल रहा है, ये पूरा बिलासपुर मिल रहा है, ये पूरा बिलासपुर, चूंकि नाम लिखा है तो थोड़ा सा ही बना रहे हैं। तो यहाँ जो बिलासपुर में है, यहाँ पर चार आपको यहाँ पर गढ़ मिलेंगे बिलासपुर में। वो कौन कौन से होंगे, एक तो रतनपुर गढ़ ही हो गया, तो रतनपुर हो गया, दूसरा विजयपुर, फिर तीसरा ओखरगढ़, और फिर चौथा केंदागढ़। यहाँ पर देखिए रतनपुर यहीं पर आप दर्शा सकते हैं मैप में। मैंने बोला है छत्तीसगढ़ का सांकेतिक मैप आप लोग बनाइएगा, एकदम ओरिजिनल मैप नहीं बनता है लेकिन फिर भी दर्शा सकते हो, नहीं होता है तो डब्बा ही बना लीजिए और वहां पर दर्शाना चालू कर दीजिएगा। छोटा छोटा लिखिएगा, अभी आप लोग रफ बना लीजिए क्योंकि इसके लिए आपको डबल मेहनत लगेगा, अभी रफ चलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक रतनपुर हो गया, फिर विजयपुर हो गया, फिर ओखरगढ़ हो गया, और एक हो गया केंदागढ़। केंदा कुछ जलप्रपात वगैरह भी पढ़ते होंगे आप लोग, केंदई वगैरह, तो वहीं से याद कर लीजिएगा यहाँ को। तो केंदागढ़, रतनपुर, विजयपुर, ओखरगढ़, ठीक है। ओखरगढ़ रतन जीतना है, विजय करना है बिलासपुर में, ऐसा करके कुछ याद कर लीजिएगा। फिर अगला चलते हैं कोरबा। कोरबा में भी 4 गढ़ मिलेंगे आपको, बिलासपुर में 4 तो कोरबा में भी 4। कोरबा आते हैं, ये पूरा क्या है, कोरबा है, ये पूरा कोरबा पड़ेगा ऐसे करके, ठीक। कोरबा में भी 4 गढ़ आपको मिल रहे हैं, एक तो उपरोड़ा, कोरबा का उपरोड़ा, फिर लाफागढ़, फिर कोसगई या छुरी उसी को बोलते हैं, और मातिन। तो कोरबा में याद रखिएगा कि जो आप छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं 4 आपको बिलासपुर में मिल गए, यहाँ ज़्यादा जो पैमाना था वहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो
कोरबा में भी 4 है और बिलासपुर में भी 4 है। तो कोरबा में उपरोड़ा आप जान रहे होंगे, उपरोड़ा सुने होंगे, तो वहां पर हो जाएगा उपरोड़ा। कोरी उपरोड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है, तहसील है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। आज ही करंट अफेयर में ये चल रहा है। तो उपरोड़ा, फिर लाफागढ़, लाफागढ़ आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर में भी पढ़ रहे हैं, जीके में आपका बना हुआ है लाफागढ़। कोसगई छुरी, कोसगई छुरी भी कलचुरी काल से संबंधित एक स्थल है, यहाँ पर राजा बहरेंद्र शाह हुआ करते थे उस समय, उन्होंने कोसगई को अपनी राजधानी बनाया है। देखिए कलचुरी काल में भी राजधानी परिवर्तन 3-4 बार हुए हैं, कभी किसी कारण से तो कभी किसी कारण से, या फिर कुछ नया इनोवेशन के चलते भी यहाँ पर राजधानी चेंज हुआ है। लेकिन कोसगई राजधानी मुसलमानों के आक्रमण के चलते चेंज हुआ था, उसको जब हम पढ़ेंगे कलचुरी काल तो उसमें और अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर कोसगई भी राजधानी बनी थी, तो एक कोसगई हो जाएगा। फिर मातिन आपके लिए एक नया है, तो मातिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो 4 कोरबा, 4 बिलासपुर। अगला चलते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में 3 मिलेगा यहाँ पर। जांजगीर चांपा यहाँ पर देखते हैं, ये मदनपुर, खरोद और कोटगढ़, जांजगीर चांपा में आपको यहाँ पर 3 मिलेगा। दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, तो ये देखिए कोटगढ़ है जांजगीर चांपा में, जांजगीर में कोटगढ़, मदनपुर और खरोद। आपको यहाँ पर यह भी जानना होगा कि मदनपुर चांपा का प्राचीन नाम है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि चांपा का प्राचीन नाम क्या है, मदनपुर, ये याद रखना है, मदनपुर चांपा का प्राचीन नाम है। कुछ शहरों, कुछ राज्यों का, कुछ जो क्षेत्र होते हैं उनका भी प्राचीन नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था, चित्रांगदपुर था। एक है खरोद और एक है कोटगढ़। तो मदनपुर जस्ट चांपा का ही नाम है, और यहाँ पे खरोद हो जाएगा और कोटगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोटगढ़, ये जांजगीर चांपा का सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं मैप में, याद रखिएगा कि जांजगीर चांपा कहाँ पर है, जांजगीर कहाँ पर है, ऐसे करके याद रखना है। तो यहाँ पर 3 है, कोटगढ़, मदनपुर और खरोद। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना इसके ऊपर में कोई भी गढ़ नहीं मिलेंगे, यहाँ पर बिल्कुल निरंक है, ठीक। जो आप बस्तर संभाग देखते हो और सरगुजा संभाग देखते हो, यहाँ पे कोई गढ़ नहीं मिलेंगे। जो गढ़ मिलेगा आपको बीच एरिया में मिलेगा। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इससे ध्यान रहेगा कि जो हमको मिलना है वो बीच एरिया में मिलना है, महानदी बेसिन वाले एरिया में ही मिलना है। तो यहाँ पर 3 हो गए जांजगीर चांपा में, कोटगढ़, मदनपुर और खरोद। अब आगे चलते हैं शक्ति में, क्योंकि शक्ति पहले जांजगीर चांपा का ही हिस्सा था, लेकिन अब वो अलग जिला बनने के कारण अलग से हमको याद करना पड़ रहा है। तो शक्ति में जो यहाँ पर बनेगा, जो अलग जिला बनने के बाद, वो कौन हो जाएगा, सोठी हो जाएगा। ऐसे करके नदी बह रही है, ये हो जाएगा सोठी। शक्ति, सोठ खाने से शक्ति आता है, ठंडी में सोठ खाते हैं ना, सोठ के लड्डू, तो वैसे कर लेना। शक्ति चाहिए तो हर कोई खा सकता है, तो सोठ के लड्डू यानी सोठी कहाँ पड़ेगा, शक्ति में पड़ेगा, बनी थी यहाँ पर। अब चलते हैं, यहाँ पर हो गया बलौदा बाजार में चलते हैं। बलौदा बाजार में केवल एक है, सेमरियागढ़। बलौदा बाजार की अवस्थिति देखो तो यहाँ पर है पूरा बलौदा बाजार, ये पूरा बलौदा बाजार है, ये नदी बह रही है। तो बलौदा बाजार दोनों नदियों को काटते हुआ निकल रहा है, आप जान रहे हो कि उसके बीचों बीच से, बलौदा बाजार के बीच से ही शिवनाथ नदी बह रही है। तो एक गढ़ उसके ऊपर में पड़ा, सेमरियागढ़, ठीक है, बलौदा बाजार के ऊपर में ही पड़ा सेमरियागढ़। है पूरा बलौदा बाजार, ये पूरा बलौदा बाजार है, लेकिन सेमरियागढ़ उत्तर क्षेत्र का पड़ गया था। तो सेमरिया को हम यहाँ पर ऊपर पढ़ते हैं, बलौदा बाजार के ऊपरी हिस्से में, मतलब जो रतनपुर राज्य के 18 गढ़ है उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बलौदा बाजार से 1। जब नीचे पढ़ेंगे तो हमको 2 और पढ़ने पड़ेंगे 18 गढ़ में, अभी हम ऊपर वाले देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बेमेतरा। बेमेतरा में 2 पढ़ेंगे, मारो और नवागढ़। नवागढ़ तो आप समझ रहे हो, ये रहा बेमेतरा। इसको दूसरे इंक से करते हैं, ऐसे करके ये और नीचे तक जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ये जो बेमेतरा है वो ऐसे करके नीचे भी जाएगा। शिवनाथ नदी भी इसको 2 भागों में बांट देता है, तो 2 ऊपर आ जाएंगे और कुछ नीचे आ जाएंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेमेतरा में दो पड़ रहे हैं, एक मारो और एक नवागढ़। तो ये मारो है और एक नवागढ़ है। नवागढ़ को सुने होंगे, लेकिन मारो को कर दीजिएगा। जो बम पकड़ के खड़ा रहेगा उसको मारोगे आप, ठीक ना, बम नहीं पकड़ के खड़ा रहना। तो बेमेतरा से याद रखिएगा, एक मारो और एक है नवागढ़। यहाँ पर ऐसा हो गया। अब चलते हैं जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। पहले ये बिलासपुर में सामूहिक रूप से याद होता था, लेकिन जब से ये अलग हुआ है जिला, तो हमको उसके हिसाब से पंडर भाटा को वहां पर ले जाना है। ये हो जाएगा जीपीएम। यहाँ पे पंडर भाटा को आपको ले जाना है। तो गौरेला पेंड्रा से कर लीजिए, पेंड्रा से पंडर भाटा, तो याद हो जाएगा पंडर भाटा पेंड्रा। तो पेंड्रा से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में दो देखते हैं, करकट्टी और कंडरी। अच्छा नाम है, याद हो जाता है। ये थोड़ा सा उस तरफ पड़ रहा था। ये इधर आ गए हम। इस तरफ पूरा मध्य प्रदेश है, एमपी है आपका, यहाँ तक एमपी है पूरा, ठीक है। ये पूरा एमपी है। बलरामपुर का छोटा सा क्षेत्र भी एमपी में चला जाता है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर, यहाँ से लेना है ऐसे करके, ऐसे करके। तो यहाँ पर एमपी पूरा चल रहा है, यहाँ तक पूरा चलेगा एमपी। तो ये एमपी में पड़ेगा करकट्टी और कंडरी। अच्छा है याद होने के लिए, करकट्टी और कंडरी। कुछ नॉनसेंस नाम भी याद हो जाते हैं ना, तो वैसे ये याद होने वाले नाम है। तो एमपी में जो हमारे से दूर पड़ रहा था वो करकट्टी और कंडरी था। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य उस समय तो बना नहीं था, लेकिन ये सब ऐसे बने हुए थे, तो हमको फिर भी याद रखना है कि कहाँ पड़ता था। यह मध्य प्रदेश में पड़ता था। चलो यहाँ पर देखते हैं, बलौदा बाजार में फिर आते हैं। बलौदा बाजार में एक ऊपर चला गया था हमारा नदी के डिवाइडेशन में, एक पारा तुम्हार पारा, एक पारा हमर पारा, ऐसे करके वहां पर बदल गया था। तो अब देखो सिमगा, सिमगा किधर आ गया, नीचे वाले रायपुर राज्य में आ गया। ये जो आपका बलौदा बाजार है सिमगा, यहाँ पर सिमगा और लवन दोनों कर लेंगे। यहाँ पर छूट गया है लवन, ठीक है। सिमगा और लवन यहाँ पर दोनों आ जाएगा किधर, बलौदा बाजार वाले में। सिमगा तो आज भी बहुत अच्छा क्षेत्र है, वहाँ पर सारे रोड क्रॉस होते हैं वहाँ पर, तो जहाँ भी जाओगे सिमगा तो मिलेगा ही, है ना। कोई जाते होगे तो सिमगा क्षेत्र है, आज भी है। और लवन हो जाएगा। फिर अगला चलते हैं बेमेतरा में। बेमेतरा में आ जाओ इधर, ये देखो यहाँ पर नीचे है एक शारदागढ़ और एक सिरसागढ़। यहाँ पर सिरसागढ़ और शारदागढ़ यहाँ पर आ जाते हैं बेमेतरा में। ये जो बेमेतरा को ऊपर का एरिया था नवागढ़ और मारो, वो कहाँ चला गया था, शिवनाथ नदी के उत्तर में चला गया था, दो थे। और नीचे कहाँ आ गया, दो शिवनाथ नदी के दक्षिण में। ऊपर में जो गया था मारो था और नवागढ़ था, और शिवनाथ नदी के जो दक्षिण में आया रायपुर राज्य में, वो हो जाएगा शारदागढ़ और सिरसागढ़। दोनों सहसा से हैं, शारदागढ़ और सिरसागढ़, यह हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दुर्ग। दुर्ग से दुर्ग और पाटन आज भी चल रहे हैं इस नाम से, ये दोनों गढ़ रहे हैं उस समय। तो दुर्ग में हम देखते हैं यहाँ पर ये यहाँ पे दुर्ग है। तो दुर्ग में दुर्ग और दुर्ग स्वयं था, और साथ में उसके पाटन था। तो यहाँ पर दो पड़ गए दुर्ग में, दुर्ग और पाटन। उसके बाद आते हैं बालोद। बालोद में एक है अकलवाड़ा, बालोद यहाँ पे आ गए नीचे, ये है बालोद। मैप याद आ रहा है सबको, मैप को अच्छे से करे रहना, बहुत काम आएगा। तो अकलवाड़ा बालोद में, तो बल और अकल ऐसे मैच कर लेना, बल और अकल दोनों चाहिए है। तो अकलवाड़ा है कहाँ पर, बालोद में हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रायपुर, जिस नाम से आपका ये क्षेत्र चल रहा है रायपुर राज्य। रायपुर में कौन कौन से हैं, यहाँ पर आते हैं, ये रायपुर हो जाएगा पूरा, ये रायपुर हो गया। रायपुर में एक रायपुर है और दूसरा है अमोरा। रायपुर में रायपुर और अमोरा दो हो जाएंगे यहाँ पर। फिर आते हैं गरियाबंद। गरियाबंद को ध्यान करिए, यहाँ पर है गरियाबंद। गरियाबंद में यहाँ पर दो हो जाएंगे, राजिम और फिंगेश्वर। ये वाला
गरियाबंद में राजिम हो जाएगा। राजिम को आज भी आप जान रहे हो क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं। और वहाँ पर नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोंधूर नदी का संगम है यहाँ पर। बहुत ही आध्यात्मिक नगर है यह। तो यहाँ पर फिंगेश्वर और राजिम। फिर आते हैं महासमुंद में। महासमुंद भी एक बड़ा क्षेत्र था, यहाँ पर 4 जगह थे। महासमुंद में 4 जगह है यहाँ पर, एक सिरपुर, खल्लारी, सुअरमार और मोहंदी, ये है। ये ऐसे करते हैं, ये आपका महासमुंद का एरिया है। समझ में आएगा महासमुंद कहाँ पर है? आपका मैप आपको ध्यान रहना चाहिए, आप इंडिकेट कर सको। तो यहाँ पर मोहंदी है, खल्लारी है, सिरपुर है और सुअरमार है। तो सिरपुर को तो आप जान ही रहे हो। सिरपुर को एक मतलब पुरातात्विक स्थल के रूप में भी देखा जाता है और सिरपुर महानदी के तट पर बसा हुआ पूरा एरिया है। तो वो पौराणिक रूप से भी बहुत मान्यता है उस जगह की। तो सिरपुर। और दूसरा हो जाएगा खल्लारी। खल्लारी का भी नाम बहुत आता है, महाभारत कालीन स्थलों में खल्लारी खल्ल वाटिका से जुड़ जाता है। भीम के पद चिन्ह यहाँ पर मिले हुए हैं, तो खल्लारी से यह याद रखना है। मोहंदी, समुद्र के किनारे मेहंदी का पेड़ है, ऐसे करके याद बना लेना। समुद्र के किनारे मेहंदी का पेड़ है तो मोहंदी याद कर लेना। फिर सुअरमार, समुद्री सुअर, समुद्री घोड़ा पढ़े हो ना, तो समुद्री सुअर कर लेना एक लाइन में। तो सुअरमार एक जगह है, उसको महासमुंद से याद कर लेना। महासमुंद के किनारे मेहंदी है, महासमुंद में समुद्र में सुअर है, तो समुद्री सुअर हो जाएगा, ऐसे करके याद कर लेना। और सिरपुर और खल्लारी दोनों यहीं पर है। फिर आते हैं धमतरी। धमतरी में एक टेंगनागढ़ है, ये रहा धमतरी। ये पूरा आपका धमतरी क्षेत्र है। तो यहाँ पर धमतरी में देखिएगा तो धमतरी में टेंगनागढ़ हो जाएगा, टेंगनागढ़, अच्छा नाम है, याद हो जाएगा। धमतरी में टेंगनागढ़। फिर एक तो आते हैं मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, अलग जिला बन गया है यह। तो यहाँ पर सिंगारपुर याद रखिएगा, सिंगारपुर, ये यहाँ पर है सिंगारपुर। सिंगारपुर। तो यहाँ पर अंबा लगा है, अंबा को अंबा माता कर लीजिएगा, अम्बे माता। तो अम्बे माता का श्रृंगार करना है, तो श्रृंगार से माता का श्रृंगार यानी अम्बे माता का श्रृंगार, तो अंबागढ़ से जोड़ लीजिएगा, सिंगारपुर। फिर आते हैं सिंघनगढ़। एक ऐसा गढ़ मिला था जो बिल्कुल अज्ञात था, जिसके बारे में कोई इतिहास में जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो गढ़ में व्यवस्था में शामिल था। वो है सिंघनगढ़। सिंगारगढ़ अलग है और सिंघनगढ़ अलग है। सिंगारपुर के नाम से है और यह सिंघनगढ़ के नाम से है। सिंगारपुर बोलेंगे तो कहाँ चला जाएगा? अंबागढ़ वाले क्षेत्र में। और सिंघनगढ़ बोलेंगे तो वो अज्ञात रूप से चला जाएगा। इससे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, क्योंकि पूछेंगे तो पूछेंगे क्या, लेकिन हाँ गढ़ों में शामिल थे, मतलब छांटी है उसमें यह पूछा जा सकता है। तो इस सब व्यवस्थाओं में आपको गढ़ छांटने के लिए पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन छत्तीसगढ़ में शामिल थे। तो ऐसा आप पढ़े रहेंगे, ध्यान करे रहेंगे, देखे रहेंगे, तभी तो बनेगा। हमने कभी देखा है, कभी सुना है, कभी पढ़ा है, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए। पढ़ा है तो ठीक है, महासमुंद में बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आप पढ़ोगे आगे भी, तो सब हौच-पौच नहीं होना चाहिए। ये नाम को 2-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नाम कभी आप, बहुत सारे नाम है जो कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आज आप सुन रहे हो, तो उसको आपको यहाँ पर दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा कि ऐसे जगह कौन कौन से थे। तो आपको यहाँ पर आज पता चल गया कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ से नीचे में आते हैं रायपुर राज्य में, और यहाँ पर शिवनाथ नदी की जो उत्तर में है कौन से, वो 18 गढ़ थे जो उत्तर में आते थे रतनपुर राज्य में। इन सब व्यवस्था को मिलाकर छत्तीसगढ़ का नामकरण किया गया था। लेकिन ये सब आपके सिलेबस में है, आपके एग्जाम में काम आने वाले सब चीज़ें हैं, यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा।